बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और हम अक्सर ये कहते हैं कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और दूसरों को हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल शहर की सूरत हाल देखें, जिस तरह से मतवातर कोरोना के केसेस नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हम यहाँ पर अक्सर कह देते हैं कि जी आपको SOPs फॉलो करने चाहिए। हो सकता है कहीं मैं भी SOPs को नज़रअंदाज कर देती हूँ। आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है, मैंने भी यही कोशिश करनी है कि कम अज़ कम हम अपनी जितनी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको थोड़ा सा महदूद कर लें, क्योंकि अगर तमाम सब चीज़ें बंद हो गई तो इसके मुतहम्मिल हम नहीं हैं। अभी जो 24 घंटे के फिगर्स मेरे पास हैं वो मैं आपको बताऊं तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14 ज़िंदगियों के चिराग जो हैं वो कोरोना की वजह से गुल हो गए हैं और 931 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 15 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और वो लोग जिन्होंने कल हमारा शो नहीं देखा, क्योंकि कल CEO म्यू हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर असद असलम, जिन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि इस कोविड की ये जो तीसरी लहर है इसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि अब जो लोग अस्पताल आ रहे हैं उन्हें डायरेक्टली शिफ्ट करना पड़ रहा है ऑक्सीजन पे। यानी वायरस की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि अब इसका रिएक्शन पहले से डबल ट्रिपल देखने में आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कि प्लीज़ प्लीज़ एहतियात कीजिए। वही सब लोग जो दफातर जाते हैं, स्कूल्स तो बंद हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, अपने बिजनेस पे, अपनी दुकानों पे, अपने दफातर में, एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। एहतियात कीजिए और SOPs जो कि हम आपसे शेयर करते रहते हैं उनको आपने फॉलो करना है। आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी महफूज रख सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से करते हैं। जान लेते हैं मौसम कैसा है। जी, तो मौसम की सूरत हाल मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। आज पूरा दिन टेम्परेचर कैसा रहेगा, इंटरेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं और आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त बाहर शहर का मौसम कैसा है। सुबह 10 बजे का टेम्परेचर आपके सामने है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जी 12 बजे मौसम कैसा रहेगा। मोस्टली क्लाउडी होगा, मौसम अच्छा खासा आजकल खुशगवार है जी, और टेम्परेचर होगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे का मौसम देख लेते हैं शहर का कैसा होगा जी। 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर और क्लाउडी होगा वेदर, यानी शहर लाहौर पर बादल नजर आएंगे। इसके बाद चलते हैं जी आगे। 6 बजे मौसम कैसा रहेगा। शाम के वक्त भी मौसम खुशगवार है जी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा और वेदर होगा जी क्लाउडी। इसके बाद रात 9 बजे का मौसम देख लेते हैं कैसा होगा। 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, मोस्टली क्लाउडी होगा, यानी शहर का मौसम आज पूरा दिन ओवरऑल खुशगवार रहेगा। मौसम तो खुशगवार रहेगा, इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप खुशगवार मौसम की वजह से बाहर मत जाएं, घरों में भी आप अच्छे मौसम को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ शहर की सूरत हाल डिस्कस करते हैं। आज की टॉप स्टोरीज में लीड स्टोरी हमारे पास है जी। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना ने 14 जिंदगियों के चिराग बुझा दिए, 931 नए बीमार, 15 की हालत तशवीशनाक। पंजाब हुकूमत नया तैयारा खरीदेगी, 2 कंपनियों से बिड वसूल। डब्बा पैक दूध 5 से 10 रुपए लीटर महंगा, लीटर वाला पैक 160 का हो गया। और मॉनसून बारिशें, शहर के 68 मकामात डूबने का खदशा। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। आप जान चुके हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चल है आप? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, हम लोग भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर देंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये सब बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन कोशिश हम पूरी करते हैं कि हम कम अज़ कम SOPs को फॉलो करें। अब जब मैं यहाँ से बाहर जाती हूँ, बाज़ारों में जाएँ, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, बहुत कम लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं कि जिन्होंने कम अज़ कम मास्क ही पहना हो। हम किस तरह अपने आप को तैयार करें इस सब के लिए, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब एक बात थी जी कि 50 रुपए का मास्क हो गया था, ब्लैक 100 रुपए भी मिल रहा था, लेकिन अब तो 5 से 10 रुपए में अच्छा मास्क अवेलेबल है आपके, और सर्जिकल मास्क आपको जगह जगह मिल रहे हैं। उसके बावजूद उसको ना पहना तो ये जाहिर होता है कि हमारी आदतन पहन के मुंह से नीचे रखा होता है, और ये आदतन हमें शो करता है कि हम कितने गैर जिम्मेदार हैं।
और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या इसमें कोई अपनी सेहत पे इतराने वाली बात नहीं है, या इस पर कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बड़ा मोहतात रहते हैं लेकिन हम डिस्टेंस रखते हैं तो हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए। तो पब्लिक प्लेसेस में कोई खांस जाता है, कोई छींक जाता है, कोई कहीं पे हाथ लगा जाता है, कोई कुछ करता है, कोई स्पिट करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप जरासीम से महफूज हैं? आप सबसे ज़्यादा महफूज सिर्फ अपने घर के अंदर हैं और अपनी एक बाउंड्री में हैं, उसके बाद आप किसी जगह भी गैर महफूज नहीं है। और बाज़ का लोग ये कहते हैं जी कि हम तो इतना एहतियात करते थे, मास्क नहीं उतारते थे, ग्लव्स नहीं उतारते थे, हाथ धोते थे, फिर भी पता नहीं ये वायरस हमें कहाँ से लग गया। तो डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि हम भूल जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे अक्सर हमारे जहन में नहीं रहता, हम बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं करते, हम मास्क को डेली तब्दील नहीं करते, हम एक ही मास्क को, सर्जिकल मास्क जो 8 घंटे के लिए बनाया गया है, हम उसको 2-2, 3-3 दिन चलाते हैं। हम और बहुत सारी ऐसी एहतियात है जो करने उससे घबराते हैं। और आप देखें, आपकी शादियाँ बंद ज़रूर हुई हैं हॉल्स में, आपकी किसी गैदरिंग में, लेकिन जो घरेलू सतह पे मुकाम आपकी जो मुकामी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो आप शादी की छोटी मोटी तकरीबात कर रहे हैं कम महदूद पैमाने में भी, वहाँ पे भी आप लोगों के गले मिल रहे हैं, आप हाथ मिला रहे हैं, अपने ख़ानदान वालों से प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वबा फैली हो तो उस दौरान तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। और आप गैर ज़रूरी सफ़र कर रहे हैं, आप दूसरे शहरों में जा रहे हैं, इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं, और आप ये जो वक्त आपको लॉकडाउन के दौरान, कुछ स्कूल कॉलेजेस दोबारा बंद होने के दौरान और मार्केटें शाम को 6 बजे के बाद बंद होने के दौरान मिला है, बजाय कि इसको आप अपने घर में गुजारें, अपने साथ कुछ एहतियात करें, आपने लोगों को मिलाना शुरू कर दिया है। आप दोस्तों के साथ कोई बैठक कर रहे हैं, आप रिश्तेदारों के घर जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद आपके पास इनफ टाइम है रात 9-10 बजे तक। आपने उसको टाइम को बजाय सीरियस लेने के आपने उसको और तरीके से यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर आयशा और नौमान को पता है कि हम हर रोज़ कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर महमूद शौकत साहब से हम रब्ता करें, और आज मैंने सुबह जब न्यूज़पेपर देखा तो मुझे हैरानगी हुई कि ये वो लोग हैं जिनको तमाम चीज़ें पता हैं, जो बेहतर तरीके से अपना ख्याल भी रख सकते हैं, फ्रंट लाइन पे मौजूद है। मैं यहाँ पर ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के जो सरबराह हैं डॉक्टर महमूद शौकत, हर वक्त इनमें जब भी हमने अपने शो में कोविड पर बात करने के लिए मदऊ किया, ये पहुंचे, और आजकल हम इनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे और आज हमें पता चला है कि जी वो भी कोरोना का शिकार हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि ये लोग क्या एहतियात नहीं करते हैं ना। आप सिर्फ ये चीज़ लोगों को बताएं कि ये जो सेकंड वेरिएंट है और थर्ड वेरिएंट भी अब तकरीबन कई जगह पे आ चुका है, ये पहले से ज़्यादा 60 गुना ज़्यादा ताकत रखता है फैलने में। और मैं यकीन माने कल दुरे नायाब परेशान हो गई हूँ, जिस तरह मेयो हॉस्पिटल के हमारे साथ सरबरा कल मौजूद थे डॉक्टर असद असलम, उन्होंने कहा है कि अब जिस शिद्दत के साथ मरीज आ रहे हैं, इस वक्त जितने पेशेंट्स मौजूद हैं सब के सब जो हैं हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट किए हैं, ऑक्सीजन के बगैर। और अल्लाह ताला ने जिनको सेहत दी है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ना वो शुगर लगाने में लगे हुए हैं। मैं कल सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था, मैं देख रहा था वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि पीडीएम की लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गई है, लिहाजा अब कोरोना भी खत्म हो जाएगा। अब पीडीएम लॉन्ग मार्च नहीं करी तो कोरोना भी जा रहा है। भाई इससे कोरोना का पीडीएम से तो कोई सियासी ताल्लुक इतना नहीं है। ये एक सीरियस सी बुनियादों पे आप सिर्फ लाहौर के हॉस्पिटल्स का जायजा ले लें, आप सिर्फ टेलीफोनिक एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी आम शहरी इंटरनेट से नंबर ले, म्यू हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, आपके किसी भी सर्विसेज हॉस्पिटल, वहाँ सिर्फ पूछे कि एक्यूपेंसी क्या है, उनको बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे एहतियातन अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए, चेक करने के लिए उनसे पूछे, आपको 100% ऑक्यूपेंसी मिलेगी, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं होगा, आपके पास कोई इमरजेंसी। और इस चीज का हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब कभी भी किसी ने रिक्वेस्ट की है कि अगर आप अरेंज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, ना तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है ना तो आईसीयू में स्पेस मिलती है, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मरीजों का प्रेशर कितना ज्यादा है। और कल मेरे एक दोस्त डॉक्टर साहब थे, वो तो मुझे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप किसी मेडिसिन कंपनी से या किसी से एक्टेमरा जो इंजेक्शन है उसके लिए कोशिश करें, हमें नहीं मिल रहा वो। अब जब डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा तो फिर हमारे जो ताल्लुकात थे हमने भी कुछ यूटिलाइज किए, बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये वो रजीम है जिसमें हमें थोड़ी सी एहतियात ज्यादा करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, अब इससे जुड़े जो सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, मार्केटें, दुकानें, कहा गया कि 6 बजे बंद हो जाएंगी, जिस पर ताजिर अभी भी बाजिद हैं कि वो 10 बजे। मैं अगली खबर शामिल करूंगी कि रात 10 बजे तक खोलने का मुतालबा किया है और ताजिर एहतजाज करें। रेस्टोरेंट मालिकान भी सड़कों पर आ गए हैं। मुझे नहीं लगता, मैं तो चाहती हूँ कि ये चीज़ें लिमिटेड होनी चाहिए ताकि आगे चल के माह मुबारक में आपकी जिंदगी की रौनकें तौर पे है ना, ये 15 दिन के लिए अगर आप एक चेन तोड़नी है ना, बुनियादी तौर पे आप देखें, आप कोई इस साल का लॉकडाउन में नहीं जा रहे, आपने एक चेन तोड़नी है। इस वक्त
जो वायरस बहुत शिद्दत से आया, उसको चेन तोड़ने का एक ही तरीका है कि आप वक्ती तौर पे जो जहां है वहां ठहर जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। जो जहां है थम जाए, जिस तरह कारोबार है उनको महदूद कर दें। जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आगे आपने कारोबार ही करने हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है। और आप पिछले बार भी देखें, अल्लाह ताला ने हम पे बहुत मेहरबानी की, जब पहली दफा इसकी लहर आई तो हम उस तरह से इफेक्ट नहीं हुए जिस तरह से बाकी मुल्कों में हुआ और बाकी शहरों में भी हुआ। फिर दूसरी जब लहर आई तो उसके दौरान भी आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेन नहीं थी। अब तीसरी जो लहर है उस पर तो समझ ही नहीं आ रहा कि पर्सनल आपके जानने वाले, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले हफ्ते मैंने कोई ऐसा दिन ना हो जब मैंने किसी जानने वाले के घर जाके अफसोस या ताज़ियत ना की हो। ज़ाती तौर पे हम जनाजों पे रश की वजह से शिरकत नहीं कर सके, लेकिन मैंने हर दिन जाके दुआ की, हर दिन जाके मैंने अफसोस किया, मैंने मैसेजेस पे, कॉल पे। ऐसे ही है ये जो हमने पहली लहर में शिद्दत देखी थी कि आपको अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों में केसेस सुनने को मिल रहे थे, अब दोबारा से वो चीजें रिपीट होने लग गई हैं। लेकिन हमारे रवैये हैं कि वो बदलने पे नहीं आ रहे। मुझे नहीं समझ आती ये जिस तरह एहतजाज किया जा रहा है, इस तरह अगर किसी का नुकसान हो जाए, यहाँ से लोग अपने घरों में जाएंगे, कितने लोगों को मुतासर करेंगे। ठीक है, हम उनकी भी बात अगर देख लें, उनके भी कारोबार के जो मसाइल थे, जितना उन्होंने फेस किया, मानने की बात है, लेकिन कुर्बानी अब थोड़ी सी देने के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, जो चाहे चेन स्टोर्स के लोग हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स के लोग हैं, कि कोई तजवीज़ ऐसी वो खुद दे दे जो दोनों सूरतों पे काबिल कबूल हो और आपको कुछ महदूद सतह पे आपका भी काम चल जाए और सरकार की भी जो मामलात हैं इस कोरोना में वो भी पूरे हो जाए। कोई तजवीज़ किसी स्टेज पे बैठ के, बजाय कि सड़कों पे आए आप करके देखें, क्योंकि सरकार तो माजरत के साथ, तो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो गैर जिम्मेदार है। और आप अब उस तरफ भी थोड़ी सी रोशनी डालें। ठीक है, हमने शहरियों के रवैये की बात की, आपने अपने मेरे रवैये की बात भी की, हमने रिश्तेदारों के रवैये की बात भी की, लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री कर रही है, सिवाय 2-4 लोगों के जिनकी प्रेजेंस है, जो निकल रहे हैं, आपके सेक्रेटरीज निकल रहे हैं, आपके डिप्टी कमिश्नर नजर आ रहे हैं, अब वो थोड़ा संजीदा होते नजर आ रहे हैं, कोरोना सेंटर्स पे बाकायदा डेली जा रहे हैं और लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन दुरेना, मेरा एक तहफुजात ये भी है कि आप ठीक है वैक्सीन के लिए लोगों को इस प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आप खुद दौरे कर रहे हैं, कम से कम जिन इलाकों में आपने लॉकडाउन किया है वहां पर तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए ना। एग्जैक्टली ये हमारे अलमिया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, लाहौर की इंतजामिया का, कि वो जब एक तरफ काम शुरू करते हैं तो बाकी सारा फोकस आउट कर देते हैं। फिर उनको तजावजात का नहीं पता, फिर उनको महंगाई का नहीं पता, उनको फिर ये नहीं पता कि हमने कौन सी जगह पे क्या दफ़ा 144 की नाफिज करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट करना है, फिर उनको ये नहीं पता कि हमने कोरोना SOPs पे अमल दरामद के लिए भी करना है। अब उनका फोकस चूँकि मराकज़ की तरफ है और वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ है, वहाँ पे सहूलियात लोगों को ला रहे हैं, कर रहे हैं, अब उनके लिए मिनी बसेस चला रहे हैं, शटल सर्विस चला रहे हैं, तो वो सारी चीजें इक़दाम है। लेकिन कम से कम आपने लोगों को सबसे पहले महफूज रखना है, फिर आपने वैक्सीन की तरफ लेके जाना है। अगर कम लोग जो है इसका शिकार होंगे तभी जो है वो जो बच जाएंगे, आप उनको वैक्सीनेशन की तरफ भी लेकर जाएंगे। खैर, इस खबर को मैं वाइंड अप करूंगी, ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत नया तैयारा खरीदेगी, 2 कंपनियों से बिड वसूल जो है वो की गई है। डिटेल में इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत नया तैयारा खरीदेगी, 2 कंपनियों से बिड वसूल। तैयारी की खरीदारी के लिए फ्रांस और अमेरिका की 2 कंपनियों से बिड तलब की गई हैं। जी दुरेने, आप इसको इस तरह लें, पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर नया त्यारा खरीदेगी। ठीक है जी, अब वो कहेंगे कि त्यारा क्या था, क्योंकि पहले हेलीकॉप्टर था, अब वो शायद 3 सीटर, 4 सीटर, 6 सीटर जो सेस्ना छोटे त्यारे होते हैं, शायद वो लेना चाह रहे हैं जी, क्योंकि वो जरा आरामदेह हैं, कंफर्टेबल है। ये भी सुना था कि बड़ा महदूद खर्चे करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बहुत लिमिटेड सब कुछ किया जाएगा, शाहाना जिंदगी का खात्मा। जो हुकूमत एक गाड़ी लेने पे सवाल उठा देती है कफायत शारी के, 20, 30, 40 लाख रुपए की गाड़ी होगी, बिल्कुल, और अपने तमाम महकमों को उन्होंने पाबंद कर दिया है कि गाड़ियों की इस्तेदा कोई नहीं करेगा क्योंकि कफायत शारी चल रही है, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था कि गाड़ियों की इस्तेदा कोई नहीं करेगा, चूंकि हम जहाज खरीदने लगे हैं तो लिहाजा पैसे जो है ना वहाँ ज़ाया ना करें और पैसे जो है ना सरकार को बचाने दें, जहाज़ खरीदें। मैं समझता हूँ कि इस हालात में
जब आपकी कौम जो है वो महंगाई से गुजर रही हो और शदीद भूख अच्छा, अफलास आपने का दौर बड़ा चल अच्छा रहा हो। जिक्र कर दिया है। इन हालात में जब कौम आपकी महंगाई से गुजर रही है, शदीद भूख और अफलास है और आप बेरोजगारी और, है और खबर ये है जी, पंजाब हुकूमत आला शख्सियात की सफरी सहूलत के लिए तैयारा खरीदेगी। मैं आपको देखे ना, हालांकि मैंने ये एज्यूम किया कि जो हेलीकॉप्टर है वो फेयर इनफ है ना। आप हेलीकॉप्टर, आपको याद होगा वज़ीर आला साहब कहीं गए तो उनको इमरजेंसी हेलीकॉप्टर लैंड करना पड़ा, तो वो एक देहात में उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया। तो हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत अच्छी फिजाई सवारी है और आप उस पर बैठकर कई जगहों पे बहुत सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं। लेकिन कई हुकूमती आला शख्सियात जब इकट्ठी सफ़र करेंगी, अच्छे तरीके से बैठेंगी बड़ी बड़ी लेविश सीटों पे, और वो फिर आपके ये इस तरह के त्यारे तो नहीं होंगे, वो तो आपके होंगे सेस्ना टाइप के त्यारे। आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब की एक तस्वीर बड़ी हाईलाइट हुई थी कि वो एक त्यारे में बैठे थे और फिर जहांगीर तरीन साहब की बहुत सारी तस्वीरें हाईलाइट हुई, अलीम खान साहब की बेचारे, और वो आपने देखा कि 4 to 3 सीटर 5 सीटर त्यारे हैं। ये वो टाइप के त्यारे हैं जिसके लिए असल में कोशिश कर रही है पंजाब हुकूमत, ताकि आरामदेह सफर के दावे साथ आपके किफायत शारी के हैं। अब इनको शाखरचिया ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, मुझे सिर्फ ये बता दें। मेरा ख्याल है कि आपको अगर हेलीकॉप्टर पे कुर्बानी दे के उस पर गुजारा करना पड़े तो कोई मामूली कुर्बानी तो नहीं है ना जी। कुर्बानी तो देखें तब है कि जब हम मोटरसाइकिल पे आ गए, गाड़ी बेच के, मोटरसाइकिल बेच के साइकिल पे आ जाए, जो कि अवाम की हालत है। और अब साइकिल बेच के बहुत सारी अवाम तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे आ गई है, और लोकल ट्रांसपोर्ट की भी कुछ जब लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे तो वो क्या करेंगे, वो पैदल चलना शुरू कर देंगे। अब आपकी अवाम जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है मुसलसल, जबकि आपके जो सरकारी कुछ वुज़रा हैं, कुछ आला हुकूमती शख्सियात हैं, नॉट कि आप सिर्फ वज़ीर आला को इसका जिम्मेदार ठहराएं, आपकी जो काबीना है, आपकी जो कैबिनेट है, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं और वज़ीर आला के आगे रखी होंगी, उनके आगे केसेस लेकर गए होंगे, वो सब जिम्मेदार है। वो एक तरफ शहाना ज़िंदगी में गरीबों को क्या मैसेज दे रहे हैं और आपके गरीब क्या देख रहे हैं कि जब वो 140, 50, 200 रुपये लीटर जो है वो घी खाने पे मजबूर है, कुकिंग ऑयल खाने पे मजबूर है। इसी तरह आटा जो है वो क्रॉस कर चुका है कीमतें, चीनी आपकी 105, 110 पे जाके लग चुकी है, आपको बहुत सारी खाने की अशिया नापैद हो गई हैं, आपके पास रिलीफ देने को पैसा नहीं है, आपके पास रिलीफ देने को बजट नहीं है, आप सब्सिडी देने के लिए मुतहम्मल नहीं है। तो हम ऐसे दौर में क्या कर रहे हैं कि हम जहाज़ खरीद रहे हैं, वो भी लेविश जहाज खरीद रहे हैं। ये एक तरफ शाखर्चियां हैं, दूसरी तरफ महंगाई का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ। अगली खबर हमारे पास है जी, डब्बा पैक दूध 5 से 10 रुपए लीटर महंगा और 160 रुपए लीटर का हो गया है। ये शाखर्चियां एक तरफ आवाम की जेब से पैसे निकालने का सिलसिला, हर रोजाना की बुनियाद पर एक चीज महंगी, दूसरी चीज महंगी, इस सिलसिले को ही कम से कम रोक लें। इस पर तो कोई बात करने को तैयार नहीं, सिर्फ ये कह के बरियो जिम्मा हो जाते हैं कि जी पता है महंगाई है लेकिन आगे हालात बेहतर हो जाएंगे। ना आपने तो ये सुना था, मैंने भी ये सुना था कि हम तो कमर्शियल फ्लाइट्स पे जाएंगे जी, हम तो लोकल फ्लाइट्स पे जाएंगे, हम PIA में सफर करेंगे, बी पाकिस्तानी प्राउड पाकिस्तानी के नारे मारेंगे, और हमने तो बिल्कुल स्पेशल प्लेन नहीं यूज करने। याद दिलवाएंगे भाई, आप स्पेशल प्लेन यूज ना करते करते अपने प्लेन खरीदने पे आ गए हैं। आप इसमें क्या बात पीछे रह गई है? और इनको दूध से, इनको मुर्गी से, इनको अंडों से, इनको चीनी से, इनको आटे से क्या लगे? जब इनको गरीबों का कोई एहसास होने वाली बात आती है तो ठीक है, हमारे बहुत सारे वुज़रा हैं, वो अच्छा दिल भी रखते होंगे, हमदर्दी भी करते होंगे, उनकी आंखों में गरीबों को देख के आंसू भी आते होंगे, मान लिया सारी बात, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप कहीं जाए ना, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं जनाब, लेकिन महंगाई का तूफान आने से पहले जो महंगाई का पेश खैमा बनी हुई है चीज़ें रमज़ान से पहले, वो तो देख लें। आपकी कंट्रोल स्ट्रेटजी पॉलिसी क्या है आप वो देखें, आपकी सब्सिडी देने की कैपेसिटी क्या है आप वो देखें, आपके रमज़ान के सस्ते बाज़ारों में क्या चीज़ मुयस्सर होगी आप वो देखें, आपके यूटिलिटी स्टोर्स पे क्या प्रोवाइड होगा आप वो देखें। अब आपकी कौम जनाब 50-50 किलो के थैले आटे के, चीनी के, चावल लेने की मुतहम्मल नहीं रही। हम तो बात कर रहे हैं किलो 2 किलो पे आने की, और बाज़ औक़ात एक वक्त की जो है वो आटा और चीनी और आपकी चावल लेने की। आप उसको टारगेट करें, वो बड़े पैमाने पे बड़ी तादाद में लोग ऐसे मजबूर हैं। तो इन चीज़ों को फोकस करने के बजाय आपकी तरजीहात कहीं पे जा रही हैं और आपके अलावा दूसरी बातें आ रही है। आपके पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ है, लेकिन आप उनको तो अपग्रेड करने का सोच रहे हैं, लेकिन अवाम को रियायत देने के मुतालिक आप में ज़रा बराबर भी हौसला नहीं है। बिल्कुल, और फिर वो जो आपने वादे किए थे कि आपने बहुत सादा जिंदगी गुजारनी है, आपने खानों पे पाबंदी लगानी है, वुज़रा का लाइफस्टाइल बिल्कुल सहेगा,
एक तरफ शाह खर्चियां अपनी जो हैं वो भरपूर तरीके से जारी हैं, अच्छे तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। मैं तो अना आपको बताऊं कि मैं देखा करता और सुना करता था ना, मुझे लगता था, जो मेरे कॉन्सेप्ट बन गया था कि अपनी गाड़ियों में वुज़रा घर से आया करेंगे, अपना टिफ़िन साथ लाया करेंगे और उस टिफ़िन के अंदर उनके घर से खाना जो है ना वो सादगी से आया करेगा, अपना पेट्रोल यूज़ कर लेंगे और मुलाजिम जो है वो अगर एक है घर वाला तो उसी को साथ ला के अपने एसपीओन टी बॉय यूज़ कर लिया करेंगे। लेकिन यहाँ तो हालात ही और हैं। अब तो गाड़ी दफ्तर की बजाय घर की भी एक अलहदा गाड़ी हो गई है, ड्राइवर भी अलहदा हो गए हैं, शाहाना जो है वो आपको खाने, पेट्रोल, फ्यूल, हर चीज़ के अखराजात भी मिल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि खाली प्राइम मिनिस्टर या खाली चीफ मिनिस्टर की किफ़ायत शारी नहीं, बल्कि ये पूरी पीटीआई गवर्नमेंट की किफ़ायत शारी मुहिम है। इसको हर एक पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है और इनको देखेंगे तो अवाम किसी तरह ठहरेगी, वरना ये ठहरने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अवाम जिस तरह से रमज़ान में हम देख रहे हैं, रमज़ान से कबल ही महंगाई का एक तूफान जो है वो खड़ा है और हर रोज़ आपको गुजरते दिन के साथ महंगाई का सामना करना पड़ा है। तो बस अल्लाह ताला खैर करे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, किस तरह से अवाम के लिए मजीद परेशानियां जो हैं वो आएंगी। अभी जी तो नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि मॉनसून बारिशें और शहर के 68 मकामात डूबने का खदशा है। शहर लाहौर में हम देखते हैं कि जब भी मॉनसून बारिशें होती हैं तो वो मकामात जिनका हम अक्सर जिक्र भी करते रहते हैं, वहां पर पानी जो है वो जमा हो जाता है, लेकिन निकासियाब के इंतजाम दावों के बावजूद हमेशा सिफर रहते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और मॉनसून बारिशें, शहर के 68 मकामात डूबने का खदशा है। मेरे ख्याल से ये कोई नई चीज़ नहीं है, रावी टाउन हाई रिस्क करार दे दिया गया है। दुर्रे नायाब ये चीज़ें हम हर मॉनसून में देखते हैं, वही दावे होते हैं, वही वादे होते हैं, लेकिन किसी पर अमल दरामद नहीं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये वो तमाम एरियाज़ हैं जो हर साल आपके लिए हाई रिस्क होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई आपने एक साल ज़ाया किया, इनको एड्रेस क्यों नहीं किया? बिल्कुल ठीक है, माना कि इन्होंने 2-4 पॉइंट्स बड़े अच्छे एड्रेस कर लिए, लक्ष्मी चौक को थोड़ा एड्रेस कर लिया इन्होंने। उसके बाद अगर बात की जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम आज तक हुकूमत से एड्रेस नहीं हुआ, ऑल दो वो वासा का एरिया नहीं है। फिर गुलबर्ग के लो लाइंग एरियाज़ की बहुत बड़ी तादाद है, वो आज तक एड्रेस नहीं हुए। आप उसके बाद कश्मीर रोड की बात करें, आप लारेंस रोड की बात करें, आप अंदर मंटगोमरी रोड की बात करें, उससे मुतसल जो इलाके हैं उनकी बात करें, वो तमाम इलाके जो डूबे रहते हैं। इसके साथ साथ ताजपुरा की तरफ चले जाएं, आप लाहौर शहर के मिस्री शाह के इलाके और अंदरून लाहौर लोहा मार्केट के इलाकों की तरफ चला जाए, वो डूबे रहते हैं। सर्कल रोड पे पानी के इतने मसाइल है, खासतौर पे मछली मंडी के सामने हाल देखें क्या होता है। उसके बाद करबला गामिश शाह साहब के सामने क्या हालात होते हैं, उनके एरियाज देख लें। रेलवे स्टेशन के तो क्या हालात है, वो तौबा, वहाँ पे तो बुरे हालात होते हैं। मतलब कि अब तो लाहौरियों को तमाम इलाके अजबर याद हो गए हैं। और आपने एरियाज क्या ट्रीट किए हैं, 2 बड़े एरियाज ट्रीट किए हैं। आपके लारेंस रोड का बोर्ड के ऑफिस के सामने, क्योंकि वहाँ पे अंडरग्राउंड आपने बना दिया तो सारा पानी वहाँ पे चला जाता है। और दूसरा, आपने लक्ष्मी चौक को बहुत हद तक बेहतर कर दिया, अब वहाँ पे 2-2 दिन पानी नहीं खड़ा रहता। चलो बहुत बेहतरी आ गई, लेकिन लाहौर शहर में तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए लगाने की ज़रूरत है, तब जाके आपका अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम आपका बेहतर होगा और नया सीवरेज सिस्टम कहीं रिप्लेस होगा, कहीं पे कोई कुशादा होने की ज़रूरत है। पहले तंग आपकी सीवरेज सिस्टम था, अब बहुत ज़्यादा शहर की आबादी बढ़ गई है, कैपेसिटी ज़्यादा है। अच्छा, बिलाशुबा ये काम एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, मरहलावार इन चीज़ों की तरफ आना तो चाहिए। इस पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा। 3-4 साल से पाइपलाइन पे प्रोजेक्ट्स हैं, वासा के पास कभी पैसे नहीं होते, कभी वो बैंक से कोई इंटरनेशनल लोन ले आते हैं तो उनको इजाज़त नहीं मिलती, जब कभी कोई इंटरनेशनल डोनर आ जाता है तब फिर सरकार को मसला बना लेती है। तो 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, खासतौर पर इनका लारक्स प्रोजेक्ट जो रेलवे स्टेशन से गड़ी शो और इलामा इकबाल रोड इन सबको ट्रीट करता हुआ जाएगा। अब सरकार उसमें अप्रूवल दे, ख़त्म करे इस बात को, उसके अंदर आपके जो नए वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं उनकी अप्रूवल दे, इनको एड्रेस करे, लेकिन तवज्जो तरजीहात अब ना अप्रूवल दी जाएगी, तवज्जो तरजीहात, ये वाला मानसून भी गुजर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम जहाज खरीद रहे हैं तो ये मानसून सीजन भी गुजर जाएगा और उसके बाद दोबारा से आप यही जिक्र करेंगे कि हाई रिस्क जो है ये इलाके हैं और यहाँ पर काम किया जाएगा, दोबारा से वही चीज़ें रिपीट होती जाती है। खैर, इन चीज़ों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। एक इंटरेस्टिंग खबर हमारे पास ये है जी, शहरी अपना शेर लेकर सड़कों पर घूमता रहा है और महकमा वाइल्ड लाइफ इससे मुकम्मल तौर पर लाइल्म रहा है। और साथ ही साथ शेर का मालिक ये भी कहता है कि ये शेर जो है वो किसी पर हमला नहीं करता, पालतू है, लेकिन ये रिस्क फैक्टर होता है बहुत ज्यादा। देखिए जी, मन मौजी है लाहौरी, आपको पता है उधर दुनिया कोरोना की तरफ टेंशन में आई हुई है, लाहौर जो है इस वक्त इंतहाई हाई रिस्क एक टाइम से गुजर रहा है कि कोरोना उधर। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग लगता है, अगर मैं भी पास से गुजरी होती तो मैं लाजमी देखती, थोड़ा सा आराम से गाड़ी। हमारे जो भाई साहब हैं, अब उनका पता नहीं क्या नाम है, वो शहर लेके गाड़ी में अपना फिर रहे हैं और उन्होंने अपना ही एक पूरा माहौल बनाया हुआ है। तो
भाई वो जितना मर्जी कह ले, आपके एक शेर तो शेर कानून ज़ाब्ता है, कोई शेर है, कोई कल को कोई सांप में गले में असदहा या सांप डाल के फिरना शुरू कर देगा, उसके बाद कोई और आएगा। अच्छा नायाब, आप वो मनाजर भी देखें कि मुकम्मल तौर पे वो कभी शेर बाहर भी आने की कोशिश कर रहा है और गाड़ी का। अच्छा आप जरा फोकस करके देखें, उसने जो उसकी चेन बांधी हुई है ना, वो हैंडल से बांधी हुई है। जब कोई बंदा बैठता है और हैंडल पकड़ता है गाड़ी का, उसने वहां पे चेन बांधी हुई है। बिल्कुल ऐसे। और ये शेर जो है ना, खास तौर पे शेर हो गया, सांप हो गया, ये अटैकिंग जानवर है। बिल्कुल, ये किसी लम्हे भी अटैक कर देते हैं, कर सकते हैं। अपना जब वो अपने आप को खतरे में देखते हैं, तो अपने करीब किसी अननोन या किसी और बंदे को देखते हैं तो वो अटैक कर देते हैं। लिहाजा ये वाइल्ड लाइफ एक्ट में इनको प्रोहिबिटेड कहा जाता है और इनको इस तरह से नुमाइश पे पाबंदी है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दिन थे तो एक भाई साहब शेर लेके इलेक्शन कैंपेन में आ गए, उन्होंने शेर भी अंदर कर दिया और भाई साहब भी अंदर कर दिया। तो अगर देखा जाए कानून तो ये कहता है, लेकिन अब लाहौर है, देखें जी। अच्छा होता क्या है, अगर ये चीजें हम इस तरह से देखें तो हर कोई तो ऐसे अपने जानवर लेके बाहर निकल आएगा, तो इस पे तो बहुत ज्यादा आपके इवन के जो आपके डॉग्स हैं, आपके जो पेट्स बहुत ज्यादा फ्रेंडली पेट्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी उनकी ब्रीड्स हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा ममानत है। आप उनको उससे लेके नहीं फिर सकते क्योंकि बहुत खतरनाक है। और शेर भी उनमें से एक है, तो इस पे जो है फौरी तौर पर ममानत है, उस पे जिनकी भी जिम्मेदारी है उनको एक्टिव होना चाहिए। लेकिन लाहौरियों ने एंजॉय कर लिया, उन्होंने लाइव शेर देखा जो जंगलों के पीछे देखते थे। चिड़ियाघर जाने की जरूरत नहीं रही, और गाड़ियों में यकीन बच्चों ने तो पूरा शोर मचाया होगा कि देखिए जी शेर जा रहा है साथ गाड़ी में। खैर हमें अभी एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करेंगे अपना सेगमेंट आप क्या कहते हैं, जिसमें शहरियों की जानिब से एक बार फिर से शिकायत ये आई हैं कि उनके इलाके में कूड़े के ढेर हैं। जी दिखाइएगा। 1 वीक हो गया है, इस कूड़े को कोई भी उठाने नहीं आया और अब जो सूरत हाल है वो उससे भी बदतर हो गई है कि यहाँ पर कूड़े का एक बहुत बड़ा ढेर लग चुका है। जो पिछले वीक कुछ कम था लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हो गया। आप ये देख रहे हैं हमारे घर के सामने ये कूड़ा है और ये इन्होंने ड्रम वगैरह भी रखा हुआ है। यहाँ पे जो है वो लोग फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई पाकिस्तानी इदारा हमारी मदद करने को आता है और हम फ़ोन कर करके भी थक गए, लेकिन किसी किस्म की जो है वो हमें एंटरटेन नहीं किया जा रहा, ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जा रही है। तो देखिए हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो ये सारी सफाई। जी तो ये आपने वीडियोस देख ली हैं, गुलशन रावी और मॉडल टाउन का ये इलाका है जो गालिबन मेरे ख्याल से वो इलाके हैं जिनमें हमने सफाई सुथराई का वो आलम देखा है कि लोग इन इलाकों की मिसालें भी देते थे। दुर्रे नायाब, शहर में कूड़े के ढेर अभी भी उसी तरह से मौजूद हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया मेरे ख्याल से। सीईओ साहब ने तो बड़े साफ अंदाज में कहा कि 3 महीने हैं। 3 महीने आप ये कोई 30 दिन 3 दिन 7 दिन वाली बात से निकल जाएं। और इसके पीछे बुनियादी वजह यही है, आपने देखा है एक वीडियो में कूड़ा पड़ा है लेकिन कंटेनर नहीं है। अच्छा वहां पे तो समझ आता है कंटेनर होगा तो उसके अंदर कूड़ा जाएगा। एक जगह पे कंटेनर भी है और कूड़ा भी है। इसका मतलब है कि जो वहां पे लेबर आ रही है वो कंटेनर तो खाली कर रही है लेकिन आसपास से कूड़ा उठाना गवारा नहीं कर रही। अब ये 2-3 किस्म की ऐसी मिसहैंडलिंग की शिकायत है जिसपे जाहिर बात है कंपनी को नोटिस लेना चाहिए। एक जगह टीम गई, कंटेनर खाली हो गया, आसपास से कूड़ा क्यों नहीं पिक हुआ, और फिर एक जगह जहाँ पे कंटेनर नहीं पड़ा था, चले वहाँ तो आपका उज़र हमने सुन लिया जी कंटेनर्स नहीं है, शहर में 6000 कंटेनर्स की कमी है और जब तक वो कमी पूरी नहीं होती तो यहाँ पे मामला आता है, मशीनरी के पास आपकी कमी है। लेकिन जहाँ पे आप जाते हैं आप एक छोटा सा हिस्सा साफ करते हैं बाकी छोड़ देते हैं तो बदनामी का सबब तो आपके वर्कर्स खुद बन रहे हैं। अच्छा कुछ ये मिसमैनेजमेंट भी है मेरे ख्याल से, आप चीजों को सही तरह से मेरे ख्याल से समझ भी नहीं पा रहे हैं। एक जगह से आप एक इलाके में एक जगह से आपने कूड़ा उठा लिया और उसी इलाके में आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं आपको कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। पास जहां से शिकायत आ गई आपने सब कुछ छोड़ दिया, वहां पहले पहुंच गए, उसके बाद आपने लेफ्ट राइट गली में कूड़ा देखा भी तो आपने उसको एड्रेस नहीं किया क्योंकि जहां से शिकायत आई थी वहां से आप पूरे हो गए। और मैंने खुद ये मिसालें देखी हैं कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट में वहां से कूड़ा उठा रहे हैं वर्कर और आगे 3 जगह ढेर लगे हैं। देखिए ना ये आपके ज़हनी इंतशार का बहुत आला मिसाल है कि आपको फोकस ही नहीं किसी चीज पे, आप हर जगह भाग रहे हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। चले जी हाईलाइट करने का दुर्रे नया मकसद ही होता है कि इन इलाकों में लोग परेशान हैं। देखें शहरियों का बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक है और बड़ी उनकी मदद है कि हमें भी बड़ी चीजें आसान होती हैं और जब कोई इदारा हमें काउंटर करता है ना तो हम ये शहरी की वीडियो दिखा के कहते हैं कि जनाब ये अनबाइस्ड है, हम नहीं बल्कि लोगों का मसला है। थैंक यू सो मच दुर्रे नया। नाज़रीन ब्रेक के बाद आते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शहर के थानों के इंतजामी मामलात जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। खुद वहाँ पे पुलिस एहलकारों की वेलफेयर के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, साथ ही साथ अवाम जिन्होंने वहाँ पर दादरसी के लिए पहुँचना होता है, अक्सर अवाम की शिकायत भी आती हैं, तो अवाम की शिकायत को हल करने के लिए और अवाम को एक अच्छा माहौल थानों में फराहम करने के लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। जी हमारे साथ मौजूद हैं SSP एडमिन लाहौर वकार कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शहर लाहौर के थानों के तमाम तर मामलात आप देखते हैं, इंतज़ामी ख़ास तौर पे मामलात, क्या समझते हैं इंतज़ामात के हवालों से जो अभी कोशिशें की जा रही हैं इनफ हैं? जी बिल्कुल, जो लाहौर पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से CCPO साहब ने आते ही काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए हैं, जिनमें जो टॉप रेटेड उनकी प्रायोरिटी थी वो है कि कम्युनिटी को हम किस तरह ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं। CCPO लाहौर का ये मानना है कि जो रियासती अदारों के वजूद की इब्तदाई वजह और इसका जो आखिरी मकसद है वो कम्युनिटी की बेसिकली सर्विस है। उसके लिए कम्युनिटी गाइड्स के नाम से एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें बेसिकली एक रिवर्स मॉडल ऑफ सर्विस इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जो कि सब इंस्पेक्टर या ASI रैंक का है उसको तैनात किया गया है हर पुलिस स्टेशन में, और उसका मकसद महज ये है कि जो शहरी पुलिस स्टेशन में आते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो पुलिस में जो उसके मामलात हैं उनको हल करे और अपने आप को कम्युनिटी का नुमाइंदा समझते हुए रिप्रेजेंट करें, ना कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे। बकाया दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स हैं हमारी थानों के लिए, पुलिस की वेलफेयर के हवाले से हो गई और HR मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आपने पुलिस वेलफेयर का जिक्र किया तो मैं ये समझूंगी काम ये बड़ा सुस्त रवि से चल रहा है। खुद आपके अपने पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटीज़ की वजह से, तनख्वाहों की लेट अदायगी की वजह से भी परेशान रहते हैं, इसकी क्या वजह है? अब बेसिकली तनख्वाहों की लेट अदायगी तो अब मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं होती। उनके कैरियर प्लानिंग के हवाले से हमने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। लास्ट 1 मंथ में हमने सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, जूनियर क्लर्क्स और अभी हम हेड कांस्टेबल की भी प्रमोशन करने जा रहे हैं। तो हमारा जो हाल मार्क है इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाहौर पुलिस वो ये है कि कैरियर प्लानिंग के हवाले से और उनकी वेलफेयर के हवाले से, फॉर एग्जांपल जो उनकी एमरजेंसी नीड्स होती हैं, एक्सीडेंटल कोई इंजरीज़ होती हैं, उनकी फैमिली की वेलफेयर होती है, उनके एनकैशमेंट अच्छा, के रिटायरमेंट के हमारे क्योंकि रिपोर्टर्स खास से एक्टिव रहते हैं, इरफान साहब, अली साही हमें अपडेट करते रहते हैं कि जैसे ही कोई कांस्टेबल रिटायर होता है, पेंशन बकाया जात के मामलात के लिए उन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? ये बेसिकली कुछ वजूहात जो है वो ऑफिशियल से अपने मुतल्लिका हैं कि उनका रिकॉर्ड जो उन्होंने पूरा करना होता है वो पूरी सर्विस में किया नहीं गया होता। अचानक जब रिटायरमेंट होती है तो एक वक्त में उसको मुकम्मल करने के लिए बेशुमार उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो हमने एक इनिशिएटिव इन हाउस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये लिया है कि जो रिटायर होने वाला है आज से 3 माह बाद, हम उसका सारा रिकॉर्ड जो है अलर्ट के हिसाब से पूरा करते हैं। हमने शुरू कर दिया है ये मैकेनिज़्म कि आज से हमारा 3 महीने के बाद जो ऑफिशियल रिटायर होगा, हम आज ही उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन शुरू कर देते हैं, ताकि जब वो रिटायर हो तो विद इन 1 वीक एटमोस्ट जो है उसकी जो राइट्स हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं, हमारे ऊपर वो हम कंप्लीट कर सकें। अच्छा, एक्स आर्मी मैन भी जो भर्ती किए गए थे, बाद में उनको निकाला गया, फिर उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, कोर्ट से रुजू किया गया और फिर 5 माह तकरीबन उनको तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की गई, ये मामला क्या था? बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ आर्मी एक्स पर्सोनल आए थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उसको एक्सटेंड ना किया गया, तो उस ग्रीवेंस को लेके वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन की हुई है जो कि चल रही है। सब्जेक्ट टू दैट फाइनलिटी, जो भी उधर से हमें फाइनल डिसीजन मिलता है हम उस हिसाब से उसको जो है वो करेंगे। फ़िलहाल उनका एक्सटेंड हो रहा है। सही। अच्छा, इस टाइम शहर के थानों का एक जो बहुत बड़ा मसला है ना, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पुरानी है, बैठने के लिए फर्नीचर जो है वो उस तरह से नहीं है, आपके अपने लोग ही बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं, तो फिर जिन साइलिन ने आना है उनके लिए भी ऑब्वियसली उस तरह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है। क्या समझते हैं आप, इनको कितना ज़रूरी है अपग्रेड करना और क्यों नहीं किया जा रहा, उसकी क्या वजह है? बेसिकली गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेशन तो की है। अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास जो न्यू कंस्ट्रक्शंस हुई हैं जिनको इनागोरेट करने जा रहे हैं CCPO, उसमें थाना यकी गेट है, इस तरह एक
चूंग थाने की बहुत बड़ी इमारत है। इस तरह हमारे पास जो ग्वाल मंडी है वो थाना नया कंप्लीट हुआ है। इस तरह हमारे पास जो है एक बहुत 4 स्टोरी बिल्डिंग जो है ना अपना किला गुजर सिंह थाने की कंप्लीट हुई है। तो विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रही है। हम रिप्लेस भी कर रहे हैं। 72 हमारे पास प्लेसेस हैं जो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इमारतें हैं हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से नहीं, चंद एक पुलिस स्टेशन है जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में है, उनका भी प्रपोज़ल गया हुआ है डेवलपमेंट के लिए और विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज इंशाल्लाह ताला वो भी। ठीक है, थाना कल्चर में इस्लाहात लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये भी कहिएगा। थाना कल्चर में बेसिकली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है जिस पे हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि बाहमी इज़्ज़त देना शहरियों को वो सबसे अहम ज़रूरी है। क्योंकि काम का होना एज़ पर लॉ है, एज़ पर प्रोसीजर है, टाइम लगता है उसमें, होता रहता है, मगर जो रिस्पेक्ट है उसको अप होल्ड करना जो प्रेजेंट सीसीपीओ हैं उनका अवलीन जो है एक गोल है। तो हम ये कर रहे हैं, कम्युनिटी गाइड्स जिस तरह हमने इनिशिएटिव लिया है, इसी तरह सीसीपीओ हर हफ्ते में कम से कम 3 सेमिनार्स जो हैं इजलास आम वो पुलिस के साथ करते हैं, जिसमें उनको एटीट्यूडिनल चेंज जो है उसकी तरफ मोटिवेट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो मकसद है वो ये है कि शहरी जब पुलिस से इंटरेक्ट करे तो वो ये ना फील करें कि दे आर बीइंग डिसरिगार्डेड। तो ये हमारा है कि हम एटीट्यूडिनल चेंज की तरफ लाएं। एटीट्यूडिनल चेंज आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अपने अहलकार जो कि ड्यूटीज़ में मौजूद होते हैं उनको भी टाइम टू टाइम कुछ ऐसा रिलैक्स किया जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया जाए कि कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी से हटकर अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड कर सकें, वो भी मेंटली थोड़े से रिलैक्स हों। क्योंकि पुलिस की मुझे लगता है ड्यूटी ऐसी, आप जितनी मर्जी एफर्ट पुट कर लें आप बहुत मुश्किल से किसी से दाद वसूल कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल एक टफ़ और चैलेंजिंग जॉब है जिसमें लामहला आपने इंसाफ करना है और इंसाफ करने के बाद जाहिर है जिसके अगेंस्ट फ़ैसला देना है उनकी भी ग्रीवेंसेस रह जाती हैं। तो अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जो छुट्टी का शेड्यूल है हफ्तावार वो हर ऑफिस जारी करेगा, 1 दिन ऑफ मिलेगा और 8 घंटे की जो है रूटीन शिफ्ट होगी। उसको हम लाहौर में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पंजाब में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस तरह की हत्तल मकदूर कोशिशें जो गवर्नमेंट कर सकती है हमारे डिपार्टमेंट ने वो की हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि वो टाइम जो हमने पब्लिक सर्विस के लिए देना है उसको देने के बाद कोई भी वेलफेयर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। पुलिस के रवैये की शिकायतें बहुत आती हैं, तो कोई काउंसलिंग वगैरह ऐसे की जाती है? ऑब्वियसली उनका काम भी इतना टफ है, ड्यूटी टाइमिंग्स भी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि आप कुछ मीटिंग्स ऐसी करें, डिस्कशन करें, कुछ प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग की जाए, माइंड को रिलैक्स किया जाए, इश्यूज सुने जाएं। इसके लिए कुछ किया जाता है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि एक हफ्ते में 3 कम से कम सेमिनार्स इजलास आम करते हैं सीसीपीओ, जिनमें गैदरिंग की जो है वो तादाद 400-500 होती है पुलिस ऑफिसर्स की। और ये इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है जिसमें हमारी कांस्टेबलरी और ऑफिसर्स भी फ्रीली इंटरैक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और उनको बेसिकली वो पाथ बताया जाता है जिसमें वो अपने आप को एक हवाले से कैथारसिस कर सकें। और इस सर्विस की जो है सुप्रीमेसी वो बताई जाती है कि इन चैलेंजेस को अगर आप कबूल करेंगे तो बेसिकली आप कम्युनिटी को ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिससे कम्युनिटी बहुत सेटिस्फाई होगी। क्योंकि जब आपके पास कोई बंदा आता है वो बड़े मुश्किल हालात में आता है, तो हम अगर सर्व उनको करेंगे तो सेक्रिफिशियल जो आपकी कंडक्ट है ना वो आपकी स्पिरिचुअल और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल सारी स्टेट्स की वेलबींग को बढ़ाएगी। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। शहीद का मकाम बिलाशुबा जो है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है उनकी फैमिली को सपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से किया जाना चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए क्या किया जा रहा है? शुहदा की फैमिलीज़ को जिस तरह सपोर्ट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और पुलिस डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव्स आज जिस तरह मौजूद हैं इससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम एक स्लोगन रेज़ कर सकते हैं कि द बेस्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो शुहदा की फ़ैमिली के लिए अवेलेबल है। उनके लिए घर ख़रीदना, उनकी माहाना जो है वो उसी तरह वेलफेयर, उनकी तनख्वाह चलती रहती है शुहदा की, उनकी जो दीगर वेलफेयर नीड्स होती हैं फैमिली की वो भी जो हमारे सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनसे कम से कम 100 टाइम्स ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, ड्यूरिंग ड्यूटी पर अगर कोई अहलकार जो है
उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो या कोई नुकसान पहुंच जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है? उसमें एक हमारा इनिशिएटिव है जो सीसीपीओ ऑफिस में सीसीपीओ साहब बहुत ज़्यादा इसकी केयर करते हैं। ख़ुद भी हफ्ते में एक आध दफ़ा कोई एक्सीडेंटल इंजरीज़ हों, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है हमारा ऑफिसर, उनके पास वो खुद चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल में। उनकी नीड्स जो हैं उनको विद इन आवर अवेलेबल रिसोर्सेज हत्तल मकदूर जो है वो रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए बाकायदा एक हमने मेडिकल कोऑर्डिनेटर भी रखा हुआ है कि कंटिजेंसीज जो होती हैं, एमरजेंसीज जो होती हैं, उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जा सके। ठीक है वकार साहब, मुझे ये बताइएगा कि खिदमत मराकज़ का क्या रोल है? खिदमत मराकज़ जो हैं वो 14 सर्विसेज विद इन गिवन टाइम पीरियड, कुछ के लिए 5 मिनट्स है, जिस तरह आप जाएं और FIR की कापी फ़ौरन हासिल कर सकते हैं, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत ईजी हो गई है, और इस तरह आप अपनी रिपोर्ट्स कर सकते हैं जो डेली एंट्रीज़ होती हैं पुलिस स्टेशन में। इसकी एक जो कोरोलरी एक्सटेंशन है वो पुलिस खिदमत काउंटर्स हैं जो हॉस्पिटल्स में बनाए हुए हैं। अब आप अगर ज़ख्मी हुए हैं, कोई आपको मेडिकल करवाना है, तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाएं, उस हॉस्पिटल में वो काउंटर मौजूद है। तो वो इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, और उसमें मज़ेदार बात यह है कि पब्लिक को शिकायत भी कोई नहीं। उसमें हमारे सर्वेज़ हुए हैं, उनकी सर्विसेज एब्सोल्युटली पब्लिक ने सेटिस्फैक्ट्री करार दिया है, क्योंकि उसमें बिल्कुल वन विंडो ऑपरेशन है और कोई किसी किस्म की इंटरसेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ और आपको वो खिदमत प्रोवाइड होगी। मुझे ये बताइएगा, कोई एज सच आपका अपना मॉनिटरिंग का निज़ाम है कि थानों की हालत को आप टाइम टू टाइम जो है वो देखते रहें? वहाँ पर जो दाद रसी के लिए लोग आ रहे हैं उनके रवैये, पुलिस के रवैये उनके साथ कैसे हैं, वो चीज़ें देखते रहें, या फिर टाइम टू टाइम इन चीज़ों का नोटिस लेते रहें ना? आपके नोटिस में हो कि फ़लाँ थाने में ये रवैया था पुलिस एहलकार का, या फ़लाँ थाने में ये चीज़ जो है इंतज़ामी मामला ये गलत है, कोई ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम है? मॉनिटरिंग सिस्टम बिल्कुल है। एक तो कंप्लेंट सिस्टम जो है हमारा वो बड़ा वाइब्रेंट है, उस पर इमीडिएट मॉनिटरिंग होती है और ऑल द टाइम उसको मॉनिटर किया जाता है। दूसरा, सिटीजन्स को जो एक्सेस राइट्स हैं आज के दौर में और जो पुलिस ने भी दिए हुए हैं वो बड़े डायनामिक हैं। सिटीज़न अगर चाहे तो डायरेक्ट किसी सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर के पास जा सकता है, अगर अपनी कंप्लेंट जाए बगैर रिकॉर्ड करवाना चाहता है तो IG का कंप्लेंट सेंटर है, इस तरह CM कंप्लेंट सेंटर है, PMDU है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट है, वो सारा मॉनिटर होता है। उसमें सिटीज़न की कंप्लेंट जो है रिड्रेसल के बगैर नहीं रह सकती, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि हम बाहमी इज़्ज़त और बाहमी रवादारी को फ़रोग़ दें। जब तक हम बाहमी इज़्ज़त को फ़रोग़ नहीं देंगे, पुलिस वालों को भी इज़्ज़त दें। हम पुलिस वालों को ये कहते हैं कि वो आवाम को इज़्ज़त दें, क्योंकि इंसान वसाइल के बगैर तो रह सकता है, इंसान मुआशी ज़रूरियात के ना पूरा होने पे भी रह सकता है, मगर जब इज़्ज़त का फुकदान हो जाए तो ना ज़िंदगी अच्छी है ना मौत अच्छी है। बिल्कुल, बिलाशुबा आपने बजा फरमाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कोशिश ये करेंगे कि आप तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। डायबिटीज़ पर अक्सर हम शोज़ करते भी रहते हैं, लेकिन आज जिससे मुतालिक हम शो करने वाले हैं कुछ डिफरेंट पहलू इस तरह से है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग जिन्हें पहले कभी डायबिटीज़ नहीं हुई थी, डायबिटीज़ हो जाती है। उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका तरीका इलाज क्या होता है, और फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ है और आप दूसरी डायबिटीज़ जो हो जाती है उससे किस तरह से मुख्तलिफ है, इस पर हम रोशनी डालेंगे। फिर ज़रूरी इस पर बात भी करेंगे कि इसकी एहतियात क्या है और कितनी एहतियात की ज़रूरत होती है, किस तरह से इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आमना ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले बताइएगा, आज जैसे कि हमने टॉपिक जो सिलेक्ट किया है जी, कितना ज़रूरी है इस पर बातचीत करना? मैडम, डायबिटीज़ जो है इस पे बात करने से पहले इस बात को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ दुनिया भर में एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। Exactly. और इसी तरह फैल चुकी है हर दूसरे बंदे को। और पाकिस्तान में भी इसकी शरह तकरीबन 24% तक हो चुकी है। और इसमें अभी वो लोग शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट करवाया है एंड दे आर डायग्नोज्ड डायबिटिक। इनमें अभी वो नहीं लोग शामिल जिन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया, जो लाइल्म है। लिहाजा इसकी बारे में बात करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉलोड बाय
जो डायबिटीज़ है, चूँकि आपकी पॉपुलेशन में 24% तक इसकी शरह है और आपकी पॉपुलेशन में ख़वातीन की शरह मोर देन 50% है। सो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या हमारी ख़वातीन में शुगर की सतह बढ़ने की ज़्यादा चांसेस हैं, क्या आम हालात में या हमल के दौरान। सही। इस वक्त हम हमल के दौरान शुगर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि शुगर का कंट्रोल हमल के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़िचकी के दौरान और उसके बाद के होने वाले ख़तरात जो कि माँ और बच्चे में हो सकते हैं, जिससे मौत भी लाहक हो सकती है, उसमें शुगर और ब्लड प्रेशर माँ का अनकंट्रोल होना बहुत बड़ी वजह है। और अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। सही। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले इससे बच्चा कैसे जा सकता है? डायग्नोस कैसे होते हैं? बिल्कुल जी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमने पहले ये देखना है किसको हमने टेस्ट करना है। ठीक है, वो ख़वातीन जिनका वज़न 35 kg BMI से ज़्यादा हो, जिनका वज़न ज़्यादा हो, उनके अंदर ये शुगर होने के ख़तरात ज़्यादा होते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो, उनके अंदर ये ख़तरा होता है कि उनको शुगर हो जाएगी हमल के दौरान। जिनकी फैमिली में माँ बाप बहन भाई को शुगर रह चुकी है, उनके अंदर ये ख़तरा मौजूद होता है। अगर उनको पिछले हमल में शुगर रह चुकी है तो उनको इस हमल में शुगर होने का ख़तरा बढ़ जाता है, 40-50% टाइम्स बढ़ जाता है। इसके अलावा हर वो खातून जो इस खत्ते में साउथ एशियन एरिया में है, मैं आप इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ऑल दिस एरिया, यहाँ जितनी ख़वातीन हैं, वी आर 50% टाइम्स मोर प्रोन टू बी डायबिटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट मेरा कहने का मकसद है हर वो औरत जो कि प्रेग्नेंट होती है, जो गायनी की OPD में जाती है, उसकी शुगर का टेस्ट होना पहली विजिट पे लाजमी है। सही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताइएगा, इन केस अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ हो गई है तो फिर क्या इसकी पूरे 9 मंथ आपको इसकी केयर करनी पड़ती है, मेडिसिन भी खानी पड़ती हैं, और फिर ये आपकी प्रेगनेंसी के बाद भी इसी तरह से आप डायबिटिक ही रहते हैं? जी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगी कि जो हमल है वो एक इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ामती सूरत पहले ही है। क्योंकि ज़्यादतीज़ का मतलब ये है कि शुगर की जो मिकदार है आपके खून में वो हद से तजावीज़ कर जाती है। वो क्यों तजावीज़ करती है? क्योंकि आपका लबलबा जो है वो या इंसुलिन बनाता नहीं है या उसके ख़िलाफ़ मज़ामत की सूरत पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। हमल के दौरान ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं आपके प्लेसेंटा में, हर माह में, जो कि शुगर की मिकदार खून में बढ़ा देते हैं, इंसुलिन के ख़िलाफ़ मज़ामती सूरत पैदा कर देते हैं। अगर माँ नॉर्मल है, उसका लबलबा इंसुलिन बढ़ा के सिक्रीट होता है, मसला कोई नहीं होता। लेकिन अगर उसमें कमज़ोरी आ गई, उसमें वज़न ज़्यादा है, उसके माँ बाप को शुगर है, ठीक है, या पिछले हमल में उसको GDM रह चुका है, तो उसका लबलबा कमज़ोर हो जाता है, वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता और शुगर बढ़ जाती है। ये शुगर 80% ऑफ केसेस में अच्छे लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाती है। आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, मगर डायग्नोज तो हो। अच्छा लाइफस्टाइल क्या है उसको भी प्लीज एक्सप्लेन कर जी। अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, गुड डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ये कहना कि मैं फाका कर रही हूँ और एक्सरसाइज नहीं, या एक्सरसाइज कर रही हूँ फाका नहीं, ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलेंगे। पीछे रह गया 10% पेशेंट्स में कोई दवाई की ज़रूरत पड़ती है, वो टैबलेट भी हो सकती है, वो इंसुलिन भी हो सकती है, मगर ये पूरे 9 माह आपने इलाज करना होता है। सही, 9 माह आपने इलाज करना होता है। और मुझे ये बताइएगा कि कभी इसका ये तो नहीं कि नुकसान, अगर आपके इलाज में कोई कोताही हो जाती है तो इसका ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है? जी, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर ये मिकदार अपनी नॉर्मल लेवल पे ना हो तो माँ और बच्चे दोनों को ख़तरा है। ठीक है, बच्चे में क्या हो सकता है, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, ठीक है, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है, ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उसको पैदाइशी नुक्स हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे का साइज़ बड़ा हो सकता है, माँ की डिलीवरी के दौरान फोर्सेप डिलीवरी हो सकती है, इंजरीज हो सकती हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि अगर डायबिटीज़ आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई है तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी आप डायबिटिक ही रहते हैं? मैडम 40% चांसेस होते हैं कि बाद में भी हो सके, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपना वज़न कंट्रोल में रखें, डाइट अच्छी रखें, मुसलसल एहतियात करती रहें, तो आप इससे बच सकती हैं, एटलीस्ट आप इसको डिले कर सकती हैं। सही, आप एटलीस्ट डिले कर सकती हैं। सेकेंडली मुझे ये बताइएगा प्रॉपर तरीका क्या है डायग्नोस होने का? हम हमेशा लाइल्मी में मारे जाते हैं ना? इसके 2-3 टेस्ट हैं।
जो हामला खातून पहली ट्राइमेस्टर में आती है अपनी गायनकोलॉजिस्ट के अंदर, उधर आप खाली पेट शुगर भी चेक कर सकते हैं। HbA1c पिछले 3 माह का एक खून का टेस्ट होता है, आप वो भी कर सकते हैं। मगर द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें कोई भी कोताही या कोई मिस होने के चांसेस नहीं है, वो 75 ग्राम ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, सस्ता सा टेस्ट है, कोई महंगा टेस्ट नहीं है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। आपको सिर्फ एक कुर्सी और एक पानी की बोतल और ग्लूकोज चाहिए। सही, ठीक है, दैट इज द ओनली। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कुछ डाइट पे मैंने बात करनी है कि आप अच्छी डाइट के ज़रिए किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज़ के ख़तरात से आप बच सकते हैं। इस पर हमने बात ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस अहम टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आमना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि अब शुगर का मर्ज जैसा कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? नॉर्मल ज़िंदगी में आपने शुगर के मर्ज से अपने आप को महफूज रखना है, किस तरह से आपको एहतियात करनी है? लाइफस्टाइल इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द डिजीज़्ड, यानी कि जो बीमार है उसका तो इलाज का पहला हिस्सा ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आम इंसान, मेरा आप जैसा इंसान जिसको कोई बीमारी नहीं भी है, उसके लिए भी लाइफस्टाइल की अहमियत ना सिर्फ बीमारी से बचने के लिए बल्कि अपनी वेलबींग के लिए भी है। लाइफस्टाइल के मल्टीपल फैसेट्स हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। इसके अंदर डाइट भी है, इसके अंदर फिज़िकल एक्टिविटी भी है, इसके अंदर आपकी मेंटल हेल्थ भी है। ठीक है, तीनों चीज़ें आती हैं। इनमें से एक को भी आप निकालेंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। डाइट, जैसे कि आपको पता है एक मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है, हमारे रिलीजन में भी कहा जाता है कि हमेशा भूख रख के खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, इत्तेदाल के साथ। जी बिल्कुल। अगर हम पहले सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड डाइट को डिस्कस कर लें तो दैट वुड बी बेटर, फिर हम स्पेसिफिक भी चले जाएंगे कि भूख रख के खाएं। ठीक है। नंबर 2, ग़िज़ा के अंदर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम उसको डिवाइड कर दें कि द ब्रेकफास्ट शुड बी बिग फॉलोड बाय लंच, और जो हमारा डिनर है वो सबसे हल्का होना चाहिए। यानी कि 3 हमारी मील्स हों, उसके दरमियान स्नैक्स हो सकते हैं। स्नैक हल्की नौइयत के हो सकते हैं, फल भी हो सकते हैं, नट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा तवाज़ुन के साथ होने चाहिए। हमारी ग़िज़ा में ज़्यादातर सब्जियां और दालें होनी चाहिए। मैं हूँ, आप हो, कोई डायबिटिक है, कोई हाइपरटेंशन है, हर बंदे के लिए ये एक बेसिक रूल है। ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप गोश्त ले सकते हैं, बिल्कुल इसे इक्तदाल के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन सब्ज़ी दाल हमारी बेसिक होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर हमारी रोटी, चावल, हर चीज़ आती है वो आप ले सकते हैं, मगर उसकी मिकदार को, उसकी टाइप को आपने कंट्रोल करना है। यानी रिफाइंड नहीं होनी चाहिए। रिफाइंड का मतलब वो है कि जिसका छिलका उतरा हुआ हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चावल हो। छिलके वाला अच्छा है, जो बगैर छिलके के है वो आपके लिए शुगर और ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। सही। ठीक है। किन लोगों में डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं? मैडम, एज अ नेशन जो एशिया के लोग हैं, हम सब के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ख़ासतर वो लोग जिनकी फैमिली में शुगर है, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, उनके अंदर ये ज़्यादा चांसेस हैं। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, ख़ास तौर पर ओबेसिटी जिनकी है, उनको तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा यंग एज में हम केयर नहीं करते हैं, खाना पीना भी बहुत ज़्यादा, और आपको पता है कि लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया हुआ है कि हम एक जगह बैठे रहते हैं। कोविड की वजह से वैसे जब चीज़ें महदूद हो गई हैं, क्या समझती हैं आप, जो हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितना टाइम आपको अपनी एक्सरसाइज और वॉक के लिए रखना चाहिए, और पूरे हफ्ते के क्या 6-7 दिन आपको वॉक करनी चाहिए? मैडम, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं एटलीस्ट 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन भी अगर 45 मिनट्स आप वॉक कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी है। ये बेयर मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप जितना मर्जी कर सकते हैं, मगर इससे कम नहीं कर सकते। वॉक जो है वो वॉक होनी चाहिए, टहलना नहीं होना चाहिए जैसे हम लोग करते हैं, फूल पौधे देखे इस तरह करके। इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक जिससे आपकी दिल की धड़कन बढ़े, मगर 45 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, मैंने अक्सर सुना है उन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसान का बाइस बनता है। अब भूख को किस तरह से मेंटेन किया जाए, मैनेज किया जाए? जिस तरह मैंने आपको बताया, कुछ तो ऐसी मेडिसिन हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, द टाइप ऑफ डाइट। अगर हम एक वक्त पेट भर के ना खाएं मगर उसको स्नैक्स से कवर कर लें, यानी आफ्टर एवरी 6 आवर्स के बाद तो आपकी मेजर मील्स हैं 3 बड़ी, मगर दरमियान में हर 2 से 3 घंटे बाद आप इनको कुछ दें,
वो एक फल भी हो सकता है, एक दूध का ग्लास भी हो सकता है, चाय का कप भी हो सकता है, चने भी हो सकते हैं। वो जो फीलिंग होती है ना कि मैं खा नहीं सकती, तो उससे भूख भी बढ़ती है। तो अगर आप इसको मॉडरेशन से डिवाइड करके डाइट दें तो, और वो वक्त पे खाएं। कुछ लोग सुबह का खाया रात को खाते हैं, फिर जब खाते हैं तो फिर ज़्यादा खाते हैं। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उठने सोने की, खाने की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। मुझे बताया कि डायबिटीज़ क्या ला इलाज मर्ज है? अगर आपको हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी आपको डायबिटीज़ के साथ ही गुजारनी पड़ती है? मैडम, डायबिटीज़ का सिलसिला तशख़ीस से पहले 5 साल पहले शुरू हो जाता है, इसलिए इसको रेकमेंड हम ये करते हैं कि मैं आप हर बंदा जो इस कमरे में है अपनी साल में एक दफ़ा शुगर ज़रूर चेक कराए, क्योंकि जब शुगर होगी तो वो एक मर्ज़ है, उसका तो आपने इलाज करना है, वो चाहे डाइट से करें चाहे दवाई से करें। उसको होने से, उसके होने से बचें पहले बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको कहा। बाय हेल्दी लाइफस्टाइल आप इस मर्ज़ को, मैं दोबारा कह रही हूँ, 2 से 5 साल तक डिले कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो दवाइयों की मिकदार में कमी ला सकते हैं अच्छे लाइफस्टाइल से। सो लाइफस्टाइल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायबिटीज़ इज़ ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। बिल्कुल, ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। अगर अपना आप लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे तो आप शुगर जैसे मर्ज से बच सकते हैं, क्योंकि फिर जब आपको किसी को भी शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है तो इसके लिए फिर आपको क्या है, ज़िंदगी भर इसके साथ गुजारा करना पड़ता है, मेडिसिन पे रहना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप मैसेज कोई देना चाहेंगी? मैसेज द मोस्ट थिंग इज़ कि मैं ख़वातीन के हवाले से ज़रा बात स्पेसिफ़िक करना चाहूँगी कि हमारी रिलीजन में माँ की अहमियत है, हमारे कल्चर में भी माँ की अहमियत है, और मेडिकली माँ की अहमियत क्यों है? क्योंकि एक हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। इसलिए हर वो औरत जो हामला होना चाहती हैं होएं, मगर जब वो हेल्दी हों, हमल जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनसे तकरीबन 3 से 4 महीने पहले वो अपने टेस्ट करवाएं, प्लान्ड प्रेगनेंसी करें कि क्या उनको शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और अगर है ज़रूर हमल करें, मगर इलाज के साथ करें, ताकि जो उनका बच्चा पैदा हो वो नॉर्मल पैदा हो। ठीक है। और अगर शुगर डायग्नोज हो जाती है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। मैं दोबारा कह रही हूँ, 80% ऑफ केसेस में दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, आप लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो मकसद है वो डिस्कशन का यही है कि प्रॉपर टाइम पे आप तशखीस कर लें ताकि आप उसको कंट्रोल भी कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स मेरे पास हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ जी। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोबाइल खरीदने का तो कौन सा मोबाइल मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है। सबसे पहला मोबाइल हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 मोबाइल, और इसकी कीमत क्या है जी, 26,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है 2 GB और मेमोरी है इसकी 32 GB। नेक्स्ट मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है जी, सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल, और इसकी कीमत है जी 21,999 रुपये। रैम है 2 GB और मेमोरी है इसकी 32 GB। इसके बाद अगला मोबाइल देख लें जी, सैमसंग गैलेक्सी J4 मोबाइल है, 19,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं खरीद सकते हैं। रैम है 2 GB, मेमोरी है 16 यानी 16 GB। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम मोबाइल है, प्राइस है इसकी 19,290 रुपये, और इसकी रैम है 2 GB, मेमोरी है 16 GB 16 GB। और सैमसंग गैलेक्सी A02 मोबाइल है और इसकी प्राइस 17,999 रुपये है। 3 GB इसकी रैम है और मेमोरी है इसकी 32 GB। इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल देख लेते हैं जी कौन सा है, बल्कि मोबाइल तो अब हो गए हैं ख़त्म, आपके पास ऑप्शंस थी, आपको मोबाइल हमने बता दिए कि अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा मोबाइल किस कीमत पर मिल सकता है। ये तो मोबाइल रेट से आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के हमारे पास सब्जियों के रेट्स होंगे जो जान लेते हैं हम आज के भाव में। फारान इस वक्त मार्केट में मौजूद है। जी फारान, कहिएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आज सरकारी रेट लिस्ट जो मार्केट कमेटी की जानिब से जारी की गई है उसमें आलू 36 रुपये, जबकि प्याज की कीमत में 1 रुपये कमी हुई है, 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। टमाटर की कीमत में भी 10 रुपये इजाफा है, 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज मार्केट में फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन देसी की कीमत में इस्तेकाम है, 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। लहसुन चाइना 145 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक थाईलैंड की कीमत में 5 रुपये इजाफा हुआ है, 275 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। अदरक चाइना 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। खीरा फार्मी 37 रुपये, करेला 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगा। पालक जैसी 40 रुपये
फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी 47 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होगी। बैंगन 34 रुपये, बंद गोभी 17 रुपये, फूल गोभी 37 रुपये, शिमला मिर्च 47 रुपये फ़ी किलो, सब्ज़ मिर्च 83 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जाएगी। घिया कद्दू 50 रुपये, लीमू 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। भिंडी 197 रुपये फ़ी किलो, सलजम 21 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जाएगा। अरवी 104, मटर 60 रुपये, टिंडियाँ 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होंगी। मूंगरे 76 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। मूली 27 रुपये, गाजर देसी 32 रुपये, साग 30 रुपये, हलवा कद्दू 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से रेट। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे, बल्कि फ़रहान हमारे साथ मौजूद थे और सब्जियों की कीमतें उन्होंने हमें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स मेरे पास हैं ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं जी। बीफ पर केजी आपको मिलेगा 450 रुपये किलो में और बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं 565 रुपीज़ पर केजी में। मटन पर केजी मिलेगा 1150 रुपये में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपये में। चिकन के रेट क्या हैं जी? गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 191 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 277 रुपये किलो में जी। तो इसके बाद एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास होगी जी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 166 रुपये दर्जन में, और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं होलसेल पर तो 164 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे 2 रुपये की बचत के साथ। गोरमे के रेट्स आपके सामने हैं 165 रुपये दर्जन में आप गोरमे से अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त पहुंचा। अपने इख्तिताम को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।